हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग भारत के भूगोल के अंतर्गत में हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और इन सारे एग्ज़ाम्स में भारत के भूगोल से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोट पैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को आप उसमें लिखते जाएं। और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, आप इसका आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन को देख सकते हैं कि सदाबहार क्रांति यानी कि भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई। ठीक है, तो ऑप्शन है किसके द्वारा, देख सकते हैं कि नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा, एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा, राजकृष्ण द्वारा या फिर R.K.V. राव के द्वारा। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब बातें हो रही कि सदाबहार क्रांति यानी भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए इसका जो प्रयोग किया गया था, किसके, एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा इसे का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि डॉक्टर स्वामीनाथन ने द्वितीय हरित क्रांति अथवा सदाबहार क्रांति के अंतर्गत में निम्नलिखित कदम उठाए जाने की बात की। ठीक है, देख सकते हैं कि मृदा स्वास्थ्य उन्नयन के लिए रासायनिक खाद के साथ साथ जैविक व कंपोस्ट खाद का प्रयोग किया जाना। उसके बाद देख सकते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग तथा भूमि सुधार, कृषि को भी उद्योग की भांति सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। उसके बाद देख सकते हैं कि इसके लिए कृषि आर्थिक जोन यानी कि AE तथा संविदा कृषि पर बल देना आवश्यक है। ठीक है, तमाम बातें जो है डॉक्टर S. स्वामीनाथन के द्वारा इसे जो है प्रयोग में लाई गई है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि हरित क्रांति यानी कि नई कृषि व्यू रचना का परिणाम थी, जो कि 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन है कि 5वें दशक के दौरान में, 7वें दशक के दौरान में, या 6ठे दशक के दौरान में, या फिर 8वें दशक के दौरान में। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हरित क्रांति जो नई कृषि जो कि व्यू रचना के परिणाम थी, जो कि 20वीं सदी के प्रारंभ की कब की थी, तो देख सकते हैं कि इसे 7वें दशक के दौरान में से शुरुआत की गई। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश की हरित क्रांति यानी 7वें दशक के दौरान में वर्ष 1966 से लेकर 67 से प्रारंभ हुई और यह इसका प्रथम चरण था। ठीक है, जो वर्ष 1981 तक चला था। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, आपको डेट को ध्यान में रखनी है। देख सकते हैं कि प्रथम चरण में हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। ठीक है, तो तमाम जो कि आप देख सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में से लागू किया गया था। और डेट की बात करें हम तो 66 से लेकर 67 में इसकी प्रारंभ की गई थी। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि नॉर्मन आर्नेस्ट बोरलॉग को जो हरित क्रांति के जनक माने जाते थे, किस देश से थे। ठीक है, तो ऑप्शन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ठीक है, तो आपको आंसर बताना है। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग की बात करें, जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं और ये संयुक्त राज्य अमेरिका देश से थे। ठीक है, तो इन बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि नॉर्मन अर्नेस्ट जो कि बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक है, और इनका जन्म की बात करते हैं 25 मार्च 1914 को अमेरिका के आयोवा प्रांत में हुआ था। ठीक है, और देख सकते हैं कि मैक्सिको उनका कर्म जो कि क्षेत्र था, जहां वो कार्य क्षेत्र था। ठीक है, और देख सकते हैं कि बोरलॉग विश्व के उन 7 व्यक्तियों में शामिल है जिन्हें नोबेल पुरस्कार, अमेरिकी राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम ऑफ कांग्रेशनल गोल्ड मेडल, तीनों की पुरस्कार प्राप्त हुए। ठीक है, देख सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि बोरलॉग को जो कि वर्ष 2006 में भारत का पद्म विभूषण सम्मान भी प्रदान किया गया था। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि हरित क्रांति से अभिप्राय है। ठीक है, क्या है, तो हरी खाद का प्रयोग, अधिक फसल उगाना, उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम या हरित वनस्पति। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें उनका हरित क्रांति से अभी जो प्राय है यह क्या है, तो उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ वर्ष 1966 से हुआ
माना जाता है, ठीक है। और जब भारत में उच्च उत्पादन बीजों यानी कि हाई एल्डिंग सीड्स का जो प्रयोग प्रारंभ हुआ, ठीक है, देख सकते हैं। और इसके अंतर्गत उर्वरकों का अधिक प्रयोग एवं सिंचाई सुविधाओं के पर्याप्त विकास पर भी विशेष बल दिया गया था, ठीक है, देख सकते हैं। भारत में उन्नत बीजों के प्रयोग के कार्यक्रम यानी कि जो शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका आधारित रॉकफेलर फाउंडेशन के सहयोग से की गई, ठीक है दोस्तों। काफ़ी यहाँ से बातें पूछी जाती है, ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए 5 नंबर क्वेश्चन दे सकते हैं कि हरित क्रांति संबंधित है, ठीक है, देख सकते हैं। ऑप्शन है कि मोटे अनाज के उत्पादन से, दलहन उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से या तिलहन उत्पादन से। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हरित क्रांति जो संबंधित है गेहूं उत्पादन से संबंधित है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1966-67 से हुई, ठीक है। और विकसित उन्नत के किस्म के गेहूं के बीजों के द्वारा गेहूं की उत्पादकता का देख सकते हैं कि 2 से 2.5 गुना बढ़ाए जाने में सफलता मिली, ठीक है, जो कि हरित क्रांति की एक आधार बनी, ठीक है। तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ, ठीक है, देख सकते हैं। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों में हुआ है, जैसे ज्वार का, मक्का का, चावल का और गेहूं का। तो आप इसके से बताने की प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बातें की जाए तो गेहूं फसलों की बात की जाए जिसमें कि हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादकता यहाँ पर दोनों में हुआ था, ठीक है। तो आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं भारत में हरित क्रांति का उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में सर्वाधिक लाभ गेहूं की फसल को प्राप्त हुआ, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है, ठीक है, देख सकते हैं कि चावल के उत्पादन में, दालों के उत्पादन में, पटसन के उत्पादन में या गेहूं के उत्पादन में। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है किसके, तो गेहूं के उत्पादन में, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते कि भारत को 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता प्राप्त हुई, ठीक है। और उसके पश्चात 1966-67 में हरित क्रांति की आगमन हो गया, ठीक है, देख सकते हैं। और हरित क्रांति के आगमन के पश्चात भारत में सर्वाधिक प्रगति गेहूं के उत्पादन में की गई, ठीक है। तो तमाम बातें जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य जो कि पादप जो फसल कौन सा था, ठीक है, देख सकते हैं कि जैपोनिका चावल था या फिर भारतीय चावल, एमर गेहूं या फिर मैक्सिकम जो कि गेहूं। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हरित क्रांति में जो प्रयुक्त मुख्य पादप जो फसल था आप देख सकते हैं कि मैक्सिकन गेहूं था, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि भारत में 1960 के दशक में उच्च उत्पादन यानी कि बीज प्रजातियों, उर्वरकों एवं सिंचाई के उपयोग से कृषिगत उत्पादन में हुई वृद्धि को हरित क्रांति की संज्ञा दी जाती है, ठीक है, देख सकते हैं। इसमें मुख्य पादप जो कि मैक्सिकम प्रजाति का गेहूं था, ठीक है, जिससे कि बोर्लो के मेक्सिको स्थित अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं संवर्धन केंद्र से मंगाया गया था, ठीक है। तमाम बातें को आपको ध्यान में रखनी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक था, ठीक है, देख सकते हैं 1500 किलोग्राम, 2000 किलोग्राम, 2222 किलोग्राम या फिर 3000 किलोग्राम। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें हम तो हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का जो प्रति एकड़ उत्पादन का जो रिकॉर्ड अंक था कितना था, 2000 किलोग्राम था, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ 2000 किलोग्राम का रिकॉर्ड उत्पादन यानी कि पहले से लगभग 3 गुना हो सका था। देख सकते हैं वर्ष 2020-21 के चतुर्थ अग्रिम जो कि अनुमान की बात की जाए तो हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं की पैदावार प्रति हेक्टेयर देख सकते हैं कि 3464 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई थी, ठीक है। तमाम बातें को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए तो यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं कि भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं
कि इसका पहला ऑप्शन है कि इसका लक्ष्य है कि हरित क्रांति से पूर्व ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं एवं चावल के उत्पादन में वृद्धि करना, या फिर दूसरा में लिखा गया है कि इसका लक्ष्य है कि हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित ना हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीकी का विस्तार करना, या 3 में बताया गया है कि इसका लक्ष्य है कि हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना, या चौथा है कि इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्य उत्पादन का समाकलन करना, ठीक है, या फिर कोड के प्रयोग से आपको सही आंसर को बताना है। तो दोस्तों यहाँ अगर बात करें, हम देख सकते हैं कि भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है। तो अगर 2 नंबर देखें हम, तो इसका लक्ष्य था कि हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित ना हो सकने वाले बीजों क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीकी का विस्तार करना, इसको ध्यान रखनी है। और देख सकते हैं, ठीक है, कि इसका चौथा के बाद इसका लक्ष्य था कि पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ जो शस्य उत्पादन का समाकलन करना, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ऑप्शन 2 और 4 जो यहाँ पर बिल्कुल सही है, इसे आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि भारत में द्वितीय हरित क्रांति का लक्ष्य था कि हरित क्रांति से अब तक जो लाभान्वित ना हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक एवं तकनीकी का विस्तार करना और पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्य उत्पादन का समाकलन करना। आगे देख सकते हैं कि द्वितीय हरित क्रांति में प्रथम हरित क्रांति के दौरान प्रयुक्त हुई फसलों को छोड़कर अन्य फसलें की बात इसमें नहीं कही गई, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि दिए गए कोड की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए, ठीक है। तो पहला है कि उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण या ग्रामीण सड़कें और विपणन। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करना है। तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ बातें करें हम, तो देख सकते हैं कि हरित क्रांति के जो घटक के चुनना है, तो देख सकते हैं कि इसमें उच्च उत्पादन जो कि देने वाली किस्म के जो बीज बिल्कुल सही है, सिंचाई की बातें हो रही है, और ग्रामीण विद्युतीकरण की बातें हो रही है, सड़कें और विपणन यानी कि बाजार की बातें हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से तमाम बातें यहाँ पर सही है, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत में वर्ष 1965 के बाद उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, उर्वरक, सिंचाई और अन्य तकनीकी प्रयोग को बढ़ावा देना, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण सड़कें और विपणन कार्यों को बढ़ावा देना हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तमाम बातें को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि कथन है कि भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है, ठीक है। और कारण बताया जा रहा है कि भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई है। तो आपको इनमें सही बताना है कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों यहाँ अगर देखा जाए तो अगर पहला ऑप्शन की बात करें हम, तो इसमें कथन और कारण दोनों सही है, और जो हमारे जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहे। यानी कहने का मतलब ये है कि भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप जो है खाद्यान्नों के उत्पादन में तो वृद्धि हुई है, सही बात है, लेकिन भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई, ठीक है, ये भी सही, लेकिन जो कि कथन के जो पूर्ति नहीं कर रहा इस बात को, ठीक है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश की हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्न विशेष रूप से गेहूं, चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है, और हरित क्रांति कुल क्षेत्र में देख सकते हैं कि 40% क्षेत्र पर ही प्रभावी हुआ, जबकि 60% क्षेत्र अछूत रहा गया, ठीक है। देख सकते हैं हरित क्रांति से क्षेत्रीय एवं अक्षेत्रीय स्तर पर असमानताओं में वृद्धि हुई है, लेकिन इसका कारण मुख्य रूप से कई क्षेत्रों में हरित क्रांति के प्रभावी ना हो पाना रहा, ठीक है, ना कि उत्पादन में वृद्धि, ठीक है। तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि इंद्रधनुष से क्रांति का संबंध है, ठीक है। तो ऑप्शन है कि हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से, या उपयुक्त में से सभी। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही है कि हरित क्रांति जो इंद्रधनुषी क्रांति की बातें की जा रही है, तो इसमें हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति यानी सभी से संबंध है। इस बात को आपको ध्यान में
रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि 28 जुलाई 2000 को केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय नीति की घोषणा की, कृषि नीति की घोषणा की, ठीक है। और इस नीति के तहत देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई, ठीक है। और इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया, ठीक है। देख सकते हैं जैसे कि हरित क्रांति है, श्वेत क्रांति है, पीली क्रांति है, नीली क्रांति है, लाल क्रांति है, सुनहरी क्रांति है, भूरी क्रांति, रजत क्रांति, खाद्यान्न श्रृंखला, ये सारे क्रांति जो है आपको इंडस्ट्रियल क्रांति के अंतर्गत में इसको रखा गया, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं गुलाबी क्रांति संबंधित है, ठीक है। तो कपास से, लहसुन से, अंगूर से या फिर प्याज से, तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, गुलाबी क्रांति संबंधित है किससे, तो देख सकते हैं कि प्याज से जो है गुलाबी क्रांति का संबंध है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से इसे देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज उत्पादन से है। और दोस्तों अन्य और भी क्रांतियाँ हैं और उनका उत्पादन हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम यानी कच्चा तेल उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। और हरित क्रांति का संबंध जो कि खाद्यान्न उत्पादन से है। और लाल क्रांति मांस तथा टमाटर उत्पादन से है। और पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। और सुनहरी क्रांति का संबंध देख सकते हैं कि जो यहाँ पर उद्यान संबंधित है, ठीक है। और देख सकते हैं कि श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। और देख सकते हैं और भी बातें बताई गई इसमें, देख सकते हैं, ठीक है, कि हरित क्रांति का संबंध दे सकते हैं कृषि तथा फसलों के उत्पादन से, ठीक है। तो तमाम जो क्रांति हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन सारे को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए तो देख सकते हैं जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था, ठीक है। ऑप्शन है कि PAU लुधियाना में, GB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में, या फिर IISR लखनऊ में, या फिर IARI नई दिल्ली में। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ बात है कि जीरो टिल जो बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था, देख सकते हैं कि GB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो इसे आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि टिलेज पद्धति के अनुसार, देख सकते हैं कि टिलेज जो कि पद्धति के अनुसार बीज बिना जुताई किए गए कई वर्षों तक खेती की जा सके, ठीक है। और भारत में सर्वप्रथम GB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तर प्रदेश के द्वारा जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल का विकास किया गया, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के निम्नलिखित में से कौन कृषि क्रांति के संबंध में सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन है कि सफ़ेद है दूध उत्पादन से, या हरा है अनाज से, सुनहरा है उद्यान से, और उसके बाद है नीला है मुर्गी पालन से। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करें कौन सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि नीला की बात करें मुर्गी पालन से नहीं है बल्कि मत्स्य पालन से। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है, जो यहाँ पर बिल्कुल गलत है। बाकी आप देख सकते हैं कि सफ़ेद है जो दूध उत्पादन से, हरा अनाज से, सुनहरा और उद्यान से, तमाम सही है, ठीक है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि नीला शब्द नीली क्रांति का सूचक है, जो कि प्रतीकात्मक रूप से मत्स्य पालन से संबंधित है, ना कि मुर्गी पालन से। जबकि अन्य यहाँ देख सकते ऑप्शन सही थे, ठीक है। तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते निम्न में से कौन सी एक फसल जो व्यापारिक नहीं है, ठीक है, यानी कि बिजनेस करने के लिए नहीं है। तो गन्ना है, कपास है, केला है और बाजरा है। तो आप इसके आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बातें हो रही है बाजरा की, तो बाजरा एक प्रकार के देखा जाए तो ये व्यापारिक फसल नहीं है, बल्कि आप जैसे गन्ना, कपास, केला ये सभी क्या है, एक व्यापारिक फसल है, ठीक है। तो इससे आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते बाजरा एक व्यापारिक फसल नहीं है, बल्कि वह तुलनात्मक देखा जाए दृष्टि से गन्ना, कपास, केला व्यापारिक फसल की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तथा इन्हें नकदी जो कि कैश फसल भी कहा जाता है, ठीक है। और परंतु देख सकते हैं कि कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। और उदाहरण देख सकते हैं कि पंजाब हो गया,
हरियाणा हो गया, हरियाणा देख सकते हैं कि हरियाणा हो गया, पंजाब में चावल वाणिज्यिक एक फसल है, ठीक है, परंतु उड़ीसा में यह एक जीविका फसल है, उसके जीवन यापन करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा टोटल 17 क्वेश्चन थे, 17 क्वेश्चन थे, यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक से ज़रूर कीजिएगा, और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑन कर दीजिएगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। तो दोस्तों चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले दिन फिर एक नए टॉपिक के साथ हमारी आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।